आज मैं आपको बताऊंगा कि स्किन सोराइसिस क्यों होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका समाधान क्या है। हमारे ट्यान्स के माध्यम से हम कैसे स्किन सोराइसिस में हम अपने आप को रिलीफ ले सकते हैं, ये आपको डिटेल में आपको जानने को मिलेगा आज के इस प्रोग्राम में के अंदर, जो है हमारा टॉपिक आज का स्किन सोराइसिस। तो देखते हैं स्किन सोराइसिस में आज आपको डिटेल में सब कुछ जानने को मिलेगा। तो सोराइसिस आखिर है क्या? इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्किन डिजीज। ये बहुत कॉमन डिजीज बन चुकी है, क्योंकि ये स्किन सोराइसिस बहुत जल्दी से स्प्रेड होता है बॉडी के अंदर। अगर आपने किसी स्किन सोराइसिस वाले व्यक्ति का को टच कर लिया, या फिर आपने उसका कोई भी कपड़ा, आपसे कपड़े से टच हो गया, तो उसके बैक्टीरिया भी आपके अंदर आ सकते हैं। और ये बहुत जल्दी तेजी से स्प्रेड होने वाला ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, जिसको हम बोलते हैं स्किन सोराइसिस। It is thought that the chronic disease stems from the hereditary effect that causes overproduction of keratin। अगर आपकी स्किन के अंदर केराटिन लेवल बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, अब लोग ना बहुत ज्यादा केराटिन 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 केराटिन, मैं जिसको देखता हूँ वो केराटिन, बालों में केराटिन, और आपके क्रीम के अंदर केराटिन, जहां देखो केराटिन। तो लोगों का बड़ा एक स्टेटस सिंबल होता है, हम केराटिन यूज करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि अगर आपका ओवर प्रोडक्शन आपकी स्किन के अंदर, या आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, तो आपको स्किन सोराइसिस हो सकता है। और ये फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। अगर मान लेते हैं फादर को था, तो बच्चों को भी हो गया, बच्चों का उनके बच्चों को हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी भी हो सकता है। इट अफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द पॉपुलेशन। इट ऑकर्स इन एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है। और ये 2% पॉपुलेशन अगर मान के चले, अगर हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है, तो 150 करोड़ की जनसंख्या को अगर हम 2% भी मान के चले, तो 30 लाख लोग बहुत होते हैं। It occurs in any age. Most commonly occurs in people between 15 to 35 years of age। क्योंकि बच्चे की जो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट होती है, धीरे 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 जैसे बड़े होते रहते हैं, तो इम्यूनिटी लेवल भी, क्योंकि हमारी 15 साल की एज तक हमारी बॉन्ड्स, हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर प्रॉपर बन चुकी होती है, हमारी हाइट वगैरह सब कुछ मैक्सिमम वहां तक बन चुका होता है। तो हमारी जो इम्यूनिटी लेवल है, इम्यूनिटी लेवल धीरे 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 एक एज के बाद, 35 साल की एज के बाद ज्यादा। अब देखो, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी लोगों को खांसी जुकाम हो रहा है, इम्यूनिटी डाउन हो रही है। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई स्किन सोराइसिस वाला पेशेंट टकरा जाए, तो उसको बहुत जल्दी चांसेस हो सकते हैं स्किन सोराइसिस के। तो ये 15 साल से 35 साल की उम्र में ये ज्यादा हो रहा है। अब ये ना समझे कोई कि मेरी उम्र 35 साल से ज्यादा, मुझे नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, अगर आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो जरूर हो सकता है। इट इज ए क्रॉनिक, ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक होती है, नॉन इन्फेक्शियस स्किन इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्विंग केराटिन सिंथेसिस दैट रिजल्ट इन सोरेटिक पैचेस। देखिए, जैसे मैंने बताया, इसमें केराटिन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। स्किन के अंदर आपका इन्फ्लेमेशन भी आता है, और ये नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है। कई बार जरूरी नहीं कि आप किसी के संपर्क में आए तो ही होगा। अगर आपका केराटिन सिंथेसिस बढ़ा हुआ है, केराटिन लेवल आपकी स्किन के अंदर बढ़ा हुआ है, तो भी आपको नेचुरली भी स्किन सोराइसिस हो सकता है। और ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा क्रॉनिक डिजीज भी है। और स्किन की जो डिजीज है उसको होने के लिए, अगर देखा जाए तो, आपने देखा होगा जिनको लीवर सिरोसिस है, लीवर सिरोसिस है, तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा ईचिंग करते हैं। ईचिंग क्यों होता है? क्योंकि लीवर डिसऑर्डर भी है। अगर लीवर डिसऑर्डर भी होगा, तो भी बॉडी के अंदर ईचिंग शुरू हो जाती है, और ईचिंग में कुछ नहीं पता कौन सा बैक्टीरिया आपको स्किन सोराइसिस दे दे। इट इज एन इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज इन विच द स्किन सेल्स रेप्लिकेट एट एन एक्सट्रीमली रैपिड रेट। इसके अंदर क्या, देखो, ये इन्फ्लेमेटरी आपकी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग, आपकी बॉडी में सूजन यानी खिंचाव। आपकी बॉडी में आपके ये नहीं कि आपके केवल आपके बॉन्स में, आपकी नसों के अंदर, आपकी मांसपेशियों में इन्फ्लेमेशन आ गया। हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और जिसके अंदर जो स्किन की जो सेल्स है, वो रेप्लिकेट करती है एक्सट्रीम लेवल तक। न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस 8 टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल। जो नई सेल्स है, वो बहुत स्पीड से 8 गुना ज्यादा तेज, नॉर्मल से ज्यादा 8 गुना प्रोड्यूस होती हैं ऐसे केसेस के अंदर।
बट द रेट एट विच ओल्ड सेल्स स्लोप ऑफ इज अनचेंज। लेकिन जो पुरानी सेल्स है वो चेंज नहीं हो पाती है। दिस कॉज द सेल्स बिल्डअप ऑन स्किन सरफेस। जो जो सेल्स है वो क्या करते हैं, वो स्किन के सरफेस के ऊपर, स्किन के ऊपर बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, फॉर्मिंग थिक पैचेस। आपने देखा होगा जिनको स्किन सोराइसिस है, किसी के चेहरे पे मोटा मोटा गोल गोल हो गया, किसी के गर्दन पे पीछे देखते हैं गोल गोल, आपने देखा होगा स्किन सोराइसिस के जो पैचेस होते हैं। या फिर आपने देखा प्लाक बन जाता है, रेड सोर्स बन जाते हैं मोटे मोटे रेड कलर के, किसी की चेस्ट पे होता है, किसी की कमर पे होता है, कवर्ड विथ फ्लैकी सिल्वरी व्हाइट डेड स्किन सेल्स। और ये जो आप सबसे ऊपर जब आप देखते हैं तो उसकी, जो मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा, तो उसमें आप देखते हैं कि उसकी जो स्किन के ऊपर रेड कलर के ऊपर भी व्हाइट व्हाइट ऊपर जो लेयर बन जाती है वो डेड स्किन सेल्स होती हैं, बिल्कुल सिल्वरी, मतलब एक तरीके से व्हाइटनेस के की तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे। तो ईटियोलॉजी क्या है इसकी? ईटियोलॉजी क्या है कि अभी तक कोई नहीं जानता मुझे स्किन सोराइसिस क्या क्यों हुआ। किसी को लगता है कि यार पता नहीं कहाँ से क्या लगा होगा, जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जैसे स्ट्रेस। अब लोगों को लगता है यार स्ट्रेस हमें क्या क्या देगा, स्ट्रेस आपको किडनी डेफिशिएंसी देगा, स्ट्रेस आपको डिप्रेशन देगा, स्ट्रेस आपको हार्मोनल डिसफंक्शन भी देगा, स्ट्रेस आपको स्किन डिजीज भी दे सकता है। तो लोगों को लगता है यार स्ट्रेस इतनी खतरनाक चीज है, तो मस्त रहो स्वस्थ रहो। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी आपकी स्किन के ऊपर काम करता है। आप देखो जो क्रॉनिक अल्कोहलिक है, आप उनके फेस का ग्लो देखो, फेस कितना डल पड़ जाता है, यानी स्किन के ऊपर भी इफेक्ट दिखता है कि नहीं दिखता। कि आप जो बिल्कुल क्रॉनिक अल्कोहलिक है, आपने देखा जो उल्टी सीधी विस्की पीते हैं सस्ती वाली, आप देखते हो उनके चेहरे का रंग कैसे काला पड़ने लग जाता है ना। तो अल्कोहल का भी इफेक्ट है। और जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्मोकर है ना, तो उनको भी इसका इफेक्ट हो सकता है। कोई ट्रॉमा होगा तो ट्रॉमा से भी होता है कि भाई अगर वो घाव हील नहीं हुआ और उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन आ गया, बैक्टीरियाज आ गए, उसके ऊपर ईचिंग होनी शुरू हो गई, धीरे धीरे वो ही आपका स्किन सोराइसिस बन गया। ओबेसिटी, ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ओबेसिटी में आप देखोगे अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपको कहीं पर ईचिंग हो रही है, मान लेते हैं आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपका थाइस में आपको ज़्यादा आपका आपका पसीना बहुत ज़्यादा है, आपका बगल में आर्म, अंडर आर्म आपको पसीना बहुत ज़्यादा है, आप ईचिंग कर रहे हैं, पता नहीं चला कि आपको कौन सा बैक्टीरिया आपको वहाँ पर इंसल्ट हो गया और आपको स्किन सोराइसिस दे सकता है। हार्मोनल चेंजेस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हार्मोनल चेंजेस से भी आपको स्किन सोराइसिस हो सकता है, क्लाइमेट से भी। और ये ऑटोइम्यून डिजीज भी है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर आपका जो ऑटोइम्यून सिस्टम है आपके किसी भी ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, आपकी किडनी पे, आपके लीवर पे, आपके हार्ट पे, आपकी बोन पे, आपकी मसल्स पे, आपकी स्किन पे। ये ऑटोइम्यून डिजीज भी इसको हम मान सकते हैं। और मेडिकेशन, तो मेडिकेशन क्या है, लिथियम साल्ट और बीटा ब्लॉकर्स, ये मेडिकल साइंस के अंदर बीटा ब्लॉकर्स दी जाती है। बीटा ब्लॉकर्स बहुत सारे लोगों को कई चीज़ों में दी जाती है, जिनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ती है उनको भी बीटा ब्लॉकर्स दी जाती है। और जिनको स्किन सोराइसिस है उनको भी बीटा ब्लॉकर, जो लोग लेते हैं बीटा ब्लॉकर का ज़्यादा सेवन करना पड़ता है, तो उनको भी ये चांसेस हैं कि उनको स्किन सोराइसिस हो सकता है। अब देखिए टाइप ऑफ सोराइसिस, कितने प्रकार का सोराइसिस होता है। आप देख रहे हैं प्लाक, ये आप यहाँ पे पिक्चर भी देख रहे हैं, प्लाक सोराइसिस। प्लाक सोराइसिस को हम सोराइसिस वल्गैरिस भी बोलते हैं। तो ये आप इसमें जो आप देख रहे हैं कि किसी को दिखता है रेडनेस, किसी को दिखता है जैसे कि हमारी बॉडी पर रैशेज हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सभी प्रकार के स्किन सोराइसिस के कुछ लोग देखते हैं कि नहीं 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 ये तो अलग ही प्रकार का, ये तो एक्जिमा है। तो अब मैं आपको, जब आपको पता चलेगा कि कितने प्रकार का सोराइसिस हो सकता है, तो ये है प्लाक। Plaque is also known as psoriasis vulgaris. It appears as raised, inflamed red skin covered by silvery patches और स्किल। जैसे मैंने आपको पिछली पीपीटी में बताया कि ये जो पर्टिकुलर एरिया देख रहे हैं ये थोड़ा आपको सिल्वेरी, सिल्वेरी मतलब थोड़ा वाइटनेस के साथ ये पैचेस है, और इसको, इसमें ईचिंग सबसे ज्यादा होती है और इसमें आपको ब्लड भी निकलने लग जाता है। और नीचे नीचे की जो लेयर है वो बिल्कुल रेडनेस इसके अंदर आने लगती है। साइड्स आर एल्बो, जैसे मैंने आपको बताया ना, ज्यादातर ये कहाँ पर होता है, एल्बो, घुटने पे, सैक्रम यानी
आपका लंबर एरिया का सबसे नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे आपके दोनों हिप जॉइंट होते हैं, स्काल्प सर के ऊपर, हाथों के ऊपर, और आपके पैरों के पंजे के ऊपर, और लोअर बैक में वही आ गया आपका सकरम भी आ गया, आपका लंबर एरिया भी आ गया। आप देखते हैं कुछ लोग पीछे खुजाते रहते हैं, क्योंकि हम जब पैंट पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, गर्मियों में पसीने आ रहे हैं, और स्किन सोराइसिस के जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत स्पीड से स्प्रेड करते हैं। रात को आपने आकर के कपड़े चेंज किए, आपको ईचिंग शुरू हो रही है, आप खुजाना शुरू कर रहे हैं, आपको रात को आकर के, अगर आपको ऐसे बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होते हैं, आपको जल्दी आकर के रात को जब भी आप आते हैं अपने काम से, तो आपको नहा करके, आपको बड़ी केयर करके सोना चाहिए, जिन लोगों को ईचिंग इस प्रकार से होती है। तो ये है हमारा प्लाक सोराइसिस। उसके बाद है गोटेट सोराइसिस। गोटेट सोराइसिस क्या है? इरप्शन ऑफ स्मॉल पैप्यूल ओवर द अपर ट्रंक एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज। आपने देखो ये छोटे छोटे आपको इस तरीके से मिलेंगे, जिनको छोटे छोटे पैचेस हैं, ये छोटे छोटे पैप्यूल बोलते हैं इनको, छोटे छोटे स्मॉल पैप्यूल है। और जो आपकी स्किन के ऊपर, आपने देखा इसमें सिल्वरी नहीं है बिल्कुल भी, इसके अंदर आप प्रॉपर रेड रेड आप देखेंगे, आपको लगता है कि मेरे को रैशेज हो रहे हैं, लेकिन रैशेज नहीं है, ये भी सोराइसिस है, स्किन सोराइसिस है। लेकिन अगर हम इसको देखें कि कौन सी फॉर्म है सोराइसिस की, तो ये है ग्यूटेट सोराइसिस। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इनवर्स सोराइसिस। आप देख रहे हैं ये बगल में जिन लोगों को ऐसी इचिंग होती है, बड़े परेशान हो जाते हैं। इट इज फाउंड इन द स्किन फोल्ड सच एज इंग्यूनल एक्जिला एंड स्वेटिंग एरिया। मैंने जैसे आपको बताया, इसको बोलते हैं इनवर्स सोराइसिस, जहां पर भी हमारे ज्वाइंट्स है, जहां पर हमारी फोल्डिंग है, हमारी स्किन की जहां भी फोल्डिंग है, चाहे घुटने के पीछे हो वो भी फोल्डिंग है, चाहे आपकी एल्बो हो क्योंकि वो भी फोल्ड हो रहा है, और चाहे आपकी अंडर आर्म्स हो, ये ऐसे एरिया में इसको हम बोलते हैं इनवर्स सोराइसिस। स्केलिंग इन मिनिमल और एब्सेंट एंड लीजन अपियर्स ग्लॉसी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा ग्लोसी ग्लोसी लग रहा है, स्मूथ एंड ब्राइट रेड। ये बहुत ज्यादा रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है। आपने पीछे वाला जो स्किन सोराइसिस देखा था, वो गुलेट वाला, वो बिल्कुल अलग था, और ये बिल्कुल अलग है। तो आप स्किन सोराइसिस जो है वो कई प्रकार का है, इनके कारण क्या है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब ये देखिए, ये है पिस्टुलर सोराइसिस। इट इज एन पस फिल्ड लीजन। ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये एक तरीके से पस है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा इचिंग होती है, सराउंडेड बाय रेड स्किन। और इस ये जो आपको पस एरिया दिख रहा है, पस लीजन दिख रहा है, इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेडनेस रेडनेस, हर पस सेल्स के पास, हर पस के पास, आपको जो पस लीजन है उसके आसपास सब जगह आपको रेडनेस नजर आ रही है। इट अपियर्स एट हैंड एंड फीट। ये हाथों में और पैरों के पंजे में ज्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं पॉस्चुलर सोराइसिस। अब इसके बाद है एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। ये ज्यादातर लोगों को पाया जाता है, एक ये भी, और एक इनवर्स सोराइसिस। इनवर्स सोराइसिस और प्लाक सोराइसिस, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये है आपका पॉस्चुलर सोराइसिस, ये ज्यादातर लोगों को इस प्रकार से होता है। अब ये जो एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस है, ये भी लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इट इज सुपरफिशियल स्केलिंग। इट इज सुपरफिशियल स्केलिंग पीलिंग दैट मे अपियर लाइक बर्निंग। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो जल गया हो, जैसे जिसको हम बोलते हैं दाद, है ना, दांत जैसे हो जाता है ना, तो दांत भी क्या, वो भी एक तरीके से सोराइसिस ही है, ये उस तरीके का लगता है जैसे कि वो दांत बन जाता है। इट अफेक्ट ऑल द बॉडी साइड्स। ये पूरी बॉडी में कहीं भी फैल सकता है, आपके गले से, आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके गर्दन पे, आपके बैक में, आपके स्टोमक पे, कहीं पर भी ये इसको, या बॉडी की किसी भी पार्ट पर ये अफेक्ट कर सकता है। कॉजेज इज सनबर्न। जिन लोगों को सनबर्न, जिनको बहुत ज्यादा सन प्रोडक्शन चाहिए, यानी कि सन से, सनलाइट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, ये एलर्जिक रिएक्शन है, एंड स्ट्रॉन्ग कॉल प्रोडक्ट यूज। और जहाँ पर कोयला का जहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी, या बहुत ज़्यादा सनलाइट से भी, बहुत ज़्यादा तेज धूप से भी, ऐसे लोगों को ये सोराइसिस बहुत जल्दी होता है। ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि जिनके ना माथे पर होता है, उन्हीं को बोलते हैं
एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, वो पूरे टाइम खुजाते रहते हैं माथे के ऊपर, पूरे टाइम खुजाते रहते हैं, खारिश करते रहते हैं, ईचिंग होती रहती है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। अब ये है, अब देख रहे हैं नेल सोराइसिस। आपने इस प्रकार के लोगों के नेल्स देखे होंगे, आपको लगता है मेरे नेल काले क्यों पड़ रहे हैं, गल क्यों हो रहे हैं, इस प्रकार के नेल्स क्यों हो रहे हैं। इट अपियर्स एज स्मॉल नेल, छोटे नेल्स के ऊपर येलो ब्राउन नेल विद चाक लाइक डेब्रिस बिल्ड अप अंडर नेल। आपने देखा नेल्स के अंदर भी है, नेल्स के बाहर भी है, वाइटनेस भी है, ब्राउन कलर भी है, येलो कलर भी है। इसको बोलते हैं नेल सोराइसिस। पूरी बॉडी में नहीं कहते मेरे नेल्स ही खराब है, तो इसको बोलते हैं नेल सोराइसिस। अब है सोराइटिक आर्थराइटिस, जिनको स्किन सोराइसिस है तो उनको सोराइटिक आर्थराइटिस भी हो सकता है। तो ऐसा केस जब आप देखेंगे, आप इनके नेल्स भी देख रहे हैं, दिस कंडीशन इन्वॉल्व बोथ सोराइसिस एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन। तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन भी होगा उनको, और सोराइसिस भी होगा, हाथों में भी हो सकता है, और नेल्स के ऊपर भी हो सकता है, और साथ साथ इनके जॉइंट के अंदर स्टिफनेस भी आ सकते हैं, जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको हम गठिया भी बोलते हैं। तो ये हो गया सोराइटिक आर्थराइटिस यानी सोराइटिक गठिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अगर देखा जाए तो वो है क्या इसके अंदर। द फर्स्ट साइन इज रेड स्पॉट ऑन बॉडी। आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का सोराइसिस है तो आपको सबसे पहले वहां क्या होगा, रेड कलर का एक स्पॉट होगा। पैचेस ऑफ द स्किन इज ड्राई, जो भी रेड कलर का स्पॉट होगा, जो पैच होगा, वो जो स्किन होगी बहुत ज्यादा ड्राईनेस होगी, उसके अंदर बहुत ज्यादा रफनेस होगी, उसके ऊपर वो थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, नॉर्मल स्किन से थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, यानी स्वॉलन भी होगा एंड इन्फ्लेम्ड भी होगा, और कवर्ड विद सिल्वेरी फ्लेक्स, जो मैंने देखा ना, आपने अभी लास्ट स्लाइड में दिखाया था। तो वो सिल्वेरी फ्लेक्स क्या है कि उसके ऊपर पूरी पूरी वो व्हाइट कलर की एक लेयर जम जाती है। रेज्ड एंड थिक स्किन, और मैंने जैसे बताया रेज्ड यानी कि अपने लेवल से थोड़ा सा उठा हुआ उभरा हुआ नजर आता है, और उस एरिया की जो स्किन है बहुत ज्यादा टाइटनेस उसके अंदर आ जाती है, बहुत ज्यादा रफनेस के साथ साथ टाइटनेस भी आ जाती है, उसमें पेन भी होता है, दर्द भी होता है, और दर्द के साथ साथ ईचिंग तो खैर स्किन सोराइसिस में सभी में होती है। और जब आप उसके बाद ईचिंग कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जलन भी महसूस होती है। येलो डिस्कलरेशन, और येलो डिस्कलरेशन, पिटिंग एंड थिकनिंग ऑफ द नेल्स आर नोटेड इफ दे आर अफेक्टेड। अब आप खारिश कर रहे हैं तो नेल से खारिश कर रहे हैं, तो कई बार वो नेल्स में पहले नहीं था लेकिन वो बाद में उसको अफेक्ट किया, तो उसका जो नेल्स का जो कलर है वो येलोइश होने लग जाता है। क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग पॉइंट्स, अब इफ द स्केल आर स्क्रैप्ड अवे। आपने देखा जैसे कहीं पे किसी को बहुत बड़ा पैच है, तो वो एकदम से वो पैच अपने आप से ही आपकी मूवमेंट से, आपकी बॉडी के मूवमेंट से, या आपने उस पे हल्के हाथ से रब करके या किसी कपड़े से रब करके आपने उसको ईचिंग किया, आपसे रहा नहीं जा रहा, और अगर आप ईचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वहां से ऑटोमेटिकली क्रैक भी हो रहता है। और जब क्रैक्ड होता है तो ऑटोमेटिकली आपने देखा इसके सोराइसिस में ब्लीडिंग भी चालू हो जाती है। उसके बाद है कॉर्बनर फेनोमेनॉन। कॉर्बनर फेनोमेनॉन क्या है, इट इज डेवलप एट द साइट ऑफ इंजुरी सच एज स्क्रैच और सनबर्न। कई बार आपको कोई इंजुरी हो गई, या फिर आपको कहीं पे स्क्रैच लग गया, या फिर आपको कहीं से सनबर्न हो गया। सनबर्न यानी कि अब आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तभी हम बोलते हैं कि आपको कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, है ना। आपको हमारी नाइट क्रीम भी आप लगा सकते हैं, या फिर सीटीएम किट के अंदर जो मॉइस्चर है उसको भी आप लगा सकते हैं इस चीज से बचने के लिए। तो आपने देखा कि आपको चोट लगी, कहीं पे स्क्रैच लगा, आपको लगा ठीक है स्क्रैच तो ठीक हो जाएगा, और आपको फिर उसके बाद जब वो ठीक होने लगा तो आपको ईचिंग होने शुरू हो गई। ईचिंग होते होते उसके अंदर बैक्टीरिया ऐसे डेवलप होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से आपको स्किन सोराइसिस हो गया। डायग्नोसिस क्या, कैसे पता चलता है कि आपको स्किन सोराइसिस है या नहीं है। तो पहली बात तो ये कि आपको अगर कोई ऐसी हिस्ट्री है पहले से, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या फिर आपने कोई फिजिकल एग्जामिनेशन आपने कराया तो उसके अंदर आपको पता चला कि आपके काउंट्स ज़्यादा बढ़े हुए थे, आपके WBC अकाउंट्स बढ़े हुए हैं, या TLC आपके बढ़े हुए हैं, या फिर आपने LFT कराया तो उसमें आपका SGOT SGPT बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको ईचिंग शुरू हो रही है, बॉडी के अंदर ईचिंग शुरू हो रही है, तो आपके नील से स्क्रैच लग गया,
या फिर आपको पहले से कहीं पे ईचिंग हो रही थी और वो एरिया, वो पैची एरिया हो गया, आपने किसी डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया, तो सबसे पहले वो उस स्किन की बायोप्सी से पता करते हैं कि आपको स्किन सोराइसिस है। जो ब्लड एंड रेडियोग्राफी टू रूल आउट सोरेटिक आर्थराइटिस, आर्थराइटिस को पता करने के लिए रेडियोग्राफी, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उससे और ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि इनको सोरेटिक आर्थराइटिस है या नहीं है। ये डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन है। टेजेरोटेन, टेजेरोटेन, it reduce mainly scaling and plaque thickness, normalize the DNA activity। ये ट्रीटमेंट है इसका मेडिकल साइंस के अंदर। जो लोग इस तरीके से अपना इसको ये जो टेजरेटोटेन है, तो ये अब उसको धीरे धीरे उसको नॉर्मलाइज करने लग जाता है, और जो प्लाक है उसकी जो थिकनेस है उसको भी नॉर्मलाइज करने लग जाता है, उसको स्केलिंग करने लग जाता है, आपकी स्किन के लेवल पे लाने लग जाता है। और नॉर्मलाइज द डीएनए एक्टिविटी, ये डीएनए एक्टिविटी को भी ये नॉर्मलाइज करता है, क्योंकि डीएनए क्या होता है कि आपका फैमिली हिस्ट्री है, तो फैमिली हिस्ट्री में भी आपका डीएनए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये टेजरेटेन ये आपका हेल्पफुल होता है उसके अंदर। और टॉपिकल कैल्सिन्यूरॉन इनहिबिटर्स, ये मेडिसिन है जिनके थ्रू इन्फ्लेमेशन और इन सब को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है, प्लाक को भी जो बिल्डअप हो रहा था उसको भी बैलेंस करने का काम करता है। और इमोलिनियंट्स टू अवॉइड ड्राइनेस, ये ड्राइनेस को खत्म करने के लिए ये बहुत सारे मेडिकल साइंस में ये ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जाता नहीं है। फोटोथेरेपी, सनलाइट एक्टिवेट क्या करता है, सनलाइट वो टी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है आपकी स्किन के अंदर। और जो टी सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और उनका जो स्केलिंग और इन्फ्लेमेशन जो आपको हो रहा था वो सनलाइट की वजह से आपको ज़्यादा होने लगा, उनको ये एक्टिवेट कर देता है। और यूवी ब्रॉडबैंड फोटोथेरेपी, ये आर्टिफिशियल लाइट है, इसके माध्यम से। और उसको आर्टिफिशियल लाइट मतलब जैसे अभी लाइट कोई आपका कोई हेलोजन लाइट जली हुई है, कहीं पर आप ऐसी जगह पर है, वो भी स्किन सोराइसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। लेकिन ये सिर्फ फोटोथेरेपी है, ये ऐसी ट्रीटमेंट है जिनके माध्यम से अ, अगर सनलाइट से कोई ऐसा इफेक्ट हुआ है या फिर यूवी ब्रॉडबैंड फोटोथेरेपी आर्टिफिशियल लाइट के थ्रू उसको ठीक भी किया जाता है। ये इफेक्ट आपको जरूरी नहीं कि वो धूप से ही होगा, आपको बहुत ज्यादा तेज रोशनी उससे भी आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आप ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट्स है, बहुत ज़्यादा हेलोजन लाइट, अपने घर की नॉर्मल लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर हैं तो उसके ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है। और आपका यूवी ब्रॉडबैंड फोटोथेरेपी के थ्रू उसको, ये भी एक आर्टिफिशियल लाइट है जिससे उसको रिलीफ तो दे सकते हैं, लेकिन वो क्योर तब भी नहीं हो पाता है। ये एक ऐसा सोर्स है जो कि एक सिंगल पैच को ट्रीट कर सकता है, लेकिन सभी को नहीं। फोटो कीमोथेरेपी भी है, एक्साइमर लेजर भी है, पल्स डाई लेजर भी है, और सिस्टमेटिक थेरेपी भी है। लेकिन मैं फिर भी वही बताता हूँ कि आप कितना भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, मैंने स्किन सोराइसिस के जो पेशेंट हैं उनको ठीक होकर के दोबारा से रिकरेंस होते हुए देखा है। ठीक हो गया और 1 महीने बाद फिर से डेवलप हो गया, ठीक हो गया फिर से डेवलप हो गया। और वो ये सारी जो मैंने आपको थेरेपीज बताई हैं, वो ये सारी थेरेपीज लेते रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है, सोरेटिक आर्थराइटिस, धीरे धीरे वो सोरेटिक आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। और एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस जो अभी मैंने आपको पहले डिस्कस किया, ये कॉम्प्लिकेशन उसको बन जाते हैं। जिसको स्किन सोराइसिस है तो उसके उसको गठिया होने के भी चांसेस रहते हैं। और एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस वो हमेशा परमानेंट, वो ईचिंग चलती ही रहती है, वो ठीक नहीं हो पाती है। अब जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, कि नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि नॉर्मली उसको कैसे ठीक किया जाता है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कि वो तो आपने देखा रेडियोथेरेपी के माध्यम से या आर्टिफिशियल लाइट के माध्यम से, लेकिन नर्सिंग केयर क्या की जाती है इसके अंदर। नर्सिंग डायग्नोसिस में इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू लीजन एंड इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स एज एविडेंस बाय ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी। तो जो स्किन की जो ऊपर की जो लेयर बनी हुई है, तो पूरी बॉडी के ऊपर, तो उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस में कैसे पता चलेगा, उनका जो जो गोल है वो है
स्किन की इंटीग्रिटी कैसे होगी? टू अवॉइड टू पेशेंट को एडवाइस किया जाता है नॉट टू स्क्रैच अफेक्टेड एरिया। तो सबसे पहले तो नर्सिंग मैनेजमेंट में ये बताया जाता है कि आपको उस एरिया पे आपको ईचिंग करनी नहीं है, स्क्रैच नहीं करना है, आपको खुजाना नहीं है, आपको खारिश नहीं करनी है। उसके बाद टू फ्रीक्वेंट वॉशिंग प्रोड्यूस मोर सोरनेस। अब बार बार उस एरिया को धोएंगे तो और ज्यादा उभर करके आएगा, वो और ज्यादा उभर करके आएगा। वो पर्टिकुलर वो जो स्किन है वो जो है वो बहुत ज्यादा उभर करके आएगी। अगर आप बहुत ज्यादा अपना वो एरिया पर्टिकुलरली धोते हैं, आप वो ज्यादा नहाते हैं या आपके हाथों में है तो आप बार बार हाथ धोते हैं, तो वो बहुत ज्यादा उभर करके आएगा। एंड स्केलिंग वाटर शुड बी वार्म। और जो अगर आप कि आपको धो रहे हैं, आप हाथ धो रहे हैं, तो जो पानी है वो थोड़ा सा आपका गुनगुना हो, नॉट हॉट। बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं, क्योंकि तेज ज्यादा गर्म होगा तो फिर आपको ईचिंग शुरू हो जाएगी फिर, है ना। एंड द स्किन शुड बी ड्राई। आपकी जो स्किन है वो ड्राई रहनी चाहिए। बाई पैटिंग ए टॉवल रेदर देन रबिंग। आपको उसको रगड़ना नहीं है, आपको जो टॉवल है उसको जस्ट ऐसे स्पॉन्जिंग टाइप से रगड़ेंगे तो उसके बैक्टीरिया और ज्यादा फैलेंगे। रगड़ना नहीं, जस्ट जस्ट लाइक ए स्पॉन्जिंग बाय द टॉवल। आपको उस एरिया को ड्राई रखना है। अप्लाई ए थिन फिल्म ऑफ एमोलेंट्स आफ्टर वॉशिंग द एरिया। अब जो नर्सिंग किट में क्या किया जाता है कि उसके ऊपर एक बहुत बारीक, जैसे हम लेमिनेट टाइप का कर देते हैं, एक बहुत बारीक थिन फिल्म उसके ऊपर, वॉशिंग एरिया के ऊपर, आफ्टर वॉशिंग द एरिया। तो उस एरिया को नहाने के बाद उस फिल्म को भी लगाया जाता है ताकि वो पूरे दिन भर आपको इस तरीके से अफेक्ट ना कर सके। प्रोवाइड ए कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट। आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है उससे फाइट करने के लिए, और हाई कैलोरीज भी लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप हाई कैलोरीज लेंगे आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा बूस्ट रहेगी। आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट रहेगी, और आपको स्किन सोराइसिस के अंदर बहुत तेजी से आराम आना शुरू हो जाएगा। रिस्क, इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो रिलेटेड टू हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। जिन लोगों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है वो है, उसको हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। एज एविडेंस बाय लॉस ऑफ प्रोटीन एंड फ्लूइड फ्रॉम लीजन। आप अगर बॉडी में प्रोटीन लॉस है और आपका जो लीजन है, जो एरिया है, उसके अंदर फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, यानी लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो आप केयर करते हैं, जो घर में रेमेडीज करते हैं, तो आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए? मॉनिटर वाइटल साइन। आपको उसको मॉनिटर करना है कि ये ज्यादा स्प्रेड हो रहा है या सूख रहा है या गीला तो नहीं है। एग्जामिन फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। आपको उसको मॉनिटर करना है। कीप द लीजन क्लीन। आपको लीजन को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। मोटिवेट द पेशेंट टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन। अपने न्यूट्रिशन डाइट लेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ आता है, ईचिंग होनी कम हो जाती है। एंड टू प्रोवाइड द एंटीबायोटिक्स। उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है नर्सिंग केयर के अंदर। अब हम देखेंगे हमारे अंदर क्या किया जाएगा और हम उसको कैसे कर पाएंगे। करेक्ट, हम उसके ऊपर गौर करेंगे। तो थर्ड डायग्नोसिस और देख लेते हैं। एक्यूट पेन होने लग जाता है रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन एज एविडेंस बाय द पेशेंट वर्बलाइजेशन। तो पेशेंट को एक्यूट पेन भी होगा अगर उसके ऊपर स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ गई है। तो पेन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड द एमोलियंट्स आफ्टर वॉशिंग द एरिया, इट विल रिलीव द सोरनेस। आपको कोई ना कोई इस प्रकार का एक ऑइंटमेंट कोई ना कोई लगाना पड़ेगा जो एंटी बैक्टीरियल है, ताकि उसकी सोरनेस को कम कर सके। टू प्रोवाइड द कंफर्ट मेजर, टू प्रोवाइड द पेन मेडिकेशन विच रिलीफ पेन। ये नर्सिंग डायग्नोसिस में किया जाता है उसको रिलीफ देने के लिए। तो मैं बात वही कर रहा हूँ कि हम इसको कैसे कर पाएंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो जब आप इसको समझेंगे तो आपको वीडियो के माध्यम से, तो फिर हम देखेंगे इसका आखिर समाधान क्या है। ये देखिए, हमारी जो बॉडी है, जो हमारी डीपेस्ट लेयर है, ये नए सेल्स ऐसे प्रोड्यूस करती रहती है जिसको ये आउटर लेयर की तरफ मूव करती है। जबकि जो डेड सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, ये डेड सेल्स गिर के खत्म हो जाती है।
नॉर्मली जो इस प्रोसेस को 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, लेकिन सोराइसिस में, जिसे हम अपनी जबान में चर्म रोग भी बोलते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो स्लो होता है, लेकिन फैलता बहुत स्पीड से है। 3 से 4 दिन लगते हैं इसको रिजल्ट आने में, स्प्रेड होने में। होने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन स्प्रेड होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और अभी देखिए इस तरीके के पैसेज बन जाते हैं। और ये कितने प्रकार का ये सोराइसिस है। नंबर 1 हम देखते हैं तो प्लेक सोराइसिस, जैसे अभी आप देख रहे हैं स्किन पर, ये इस तरह इस टाइप से, वो ये बहुत कॉमन है। ये आमतौर पर एल्बो पे, नी के नीचे, लोअर बैक में, कान स्काल्प पे आपने इस तरीके को देखा होगा। जो प्लेक सोराइसिस है, जो इसमें जो बनने वाले पैचेज होते हैं, ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। नंबर 2 में देखें तो नेल सोराइसिस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ये फिंगर में होते हैं, इस तरीके से। और ये नेल्स की ग्रोथ को भी रोक देती है, और इनकी कलर को भी और ग्रोथ को भी, दोनों को अफेक्ट करते हैं। नंबर 3 है गुटेड सोराइसिस। सोराइसिस की ये जो जो टाइप है, चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स को ज्यादा देखी गई है इस प्रकार से। ये बैक्टीरियल की इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और जो नंबर 4 है पस्टुलेट सोराइसिस। सोराइसिस ये जो टाइप है, ये सबसे ज्यादा रेयर है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और इसमें क्या, ये पस भर जाता है इसके अंदर, जैसा आप देख रहे हैं। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स क्या है अगर सोराइसिस है? तो आप देखें तो आप देख रहे हैं, सबसे कॉमन सिम्टम है इस तरीके से पैचेस का बनना धीरे धीरे। ये पैची रैशेस स्किन कलर के मुताबिक ये वेरी करता है। किसी को ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। और ये देख रहे हैं जो ग्रे कलर का, पर्पल कलर का, और जबकि जो वाइट कलर की, ये सिल्वर, जो सिल्वरी कलर का आप देख रहे हैं। और ये चारों तरफ ये रेड एरिया था। सोराइसिस में जो स्किन बहुत ज़्यादा ये क्रैक होने लग जाती है, ड्राई होने लग जाती है। और कुछ केसेस में ब्लीड भी करती है। ट्रीटमेंट तो देखिए, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, कोई भी सेल्स की ग्रोथ को रोका जाता है, उसके लिए बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन दी जाती हैं। और इस तरीके की कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स दिया जाता है। और स्टेरॉइड्स के कितने साइड इफेक्ट हैं, इतने सारे अलग अलग। इस तरीके से एसिड्स भी दिया जाता है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट कितने सारे हैं, इसके साइड इफेक्ट कितने हैं। और लाइट एक्सपोजर किया जाता है, इनको थेरेपी दी जाती है अलग अलग तरीके से। इनको बात भी किया जाता है, इनको मॉइस्ट किया करना, इसको स्किन को ड्राई रखना। और इसके जो अफेक्टेड एरिया है, उसको सोने से पहले उसको रात को कवर करना पड़ता है, कहीं वो आपके बेड पे ना लग जाए। अब देखते हैं कि इसका समाधान क्या है हमारे टियान्स में। इससे हम कैसे अच्छे तरीके से हम इससे रिलीफ ले सकते हैं। तो समाधान है ओपीसी, टीपोली, चिटोसन और जिंक। ओपीसी और टीपोली ये बहुत शानदार रिजल्ट देता है स्किन सोराइसिस में। साथ में जिंक और ओपीसी की 3 कैप्सूल नाश्ते से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से। टी पोली के हम डोजेस ज्यादा देंगे, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा से ज्यादा उनको पहुंचाने हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हम टी पोली की डोजेस देंगे, 2 सुबह 2 शाम। चाय की तरह पीना है। 1 कप में 2 कैप्सूल खोल करके डालने हैं, गर्म पानी ऐड करना है, उसको सिप सिप करके सुबह शाम पीना है। चिटोसन, कहते हैं चिटोसन का क्या रोल है इसके अंदर? यस, चिटोसन के नीचे आप देख रहे हैं ये हेयर ऑयल। चिटोसन के नीचे हेयर ऑयल देख रहे हैं। तो हेयर ऑयल में, बहुत हल्के से हेयर ऑयल में, जितना वो एरिया है उतना हेयर ऑयल लेना है। उसमें चिटोसन का कैप्सूल आपको मिक्स करना है, और उस एरिया पे आपको लगा करके रात को कवर करके सोना है। और दिन में आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपके पैरों के घुटनों के नीचे है, तो आपने चिटोसन और हेयर ऑयल को लगा करके उसको पर्टिकुलरली आपने छोड़ दिया। और साथ में जिंक की डोज भी डबल डबल रहेगी, 2 सुबह 2 शाम। क्योंकि उस इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। केवल चीटोसन लगाना ही नहीं है, लगाना ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ
इसका और क्या इस्तेमाल करना है। पॉइंट क्या होंगे, LIV1 GB41, लोग सोच रहे हैं LIV1 GB41 क्यों, लीवर डिसऑर्डर सर्कल क्यों स्किन सोराइसिस में। देखिए LIV1 GB41 और लीवर डिसऑर्डर सर्कल इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि अगर आपको लीवर डिजीज है उससे भी इचिंग होगा, उससे इचिंग होगा तो उससे भी स्किन सोराइसिस के चांसेस बन सकते हैं। तो चिटोसन आपको खाना भी है और लगाना भी है, और ये सारे पॉइंट करने हैं आपको। 11 एलिवेट 45 हैगो और 1 नंबर बैक। अगर हम कहते हैं बीसीएम की बात करें तो मैं बताता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी पहले बीसीएम कर लो फिर पॉइंट कर देंगे। वो बिल्कुल भी नहीं कराना है क्योंकि वो जो बैक्टीरिया पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे। तो बीसीएम के नीचे लिखा हुआ है नो बीसीएम, तो ये लोग गलतियां कर बैठते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। सप्लीमेंट आपने देख लिया किस तरीके से यूज करना है, और ये आपको पॉइंट्स करने हैं, और बीसीएम बिल्कुल भी नहीं करानी है। थैंक यू। और चलते चलते मैं एक बार फिर से A to Z एक्वालाइफ ट्रेनिंग